आज वाले में कुछ एक्स्ट्रा है सर। जी जी। स्लाइड नंबर सर 13 नहीं सॉरी, मतलब जो मैंने पावर पॉइंट भेजा पावर पॉइंट नंबर 13 है। स्लाइड नंबर 198। आपने सर एक ही भेजा ना, स्लाइड ही भेजा है। आज हाँ सर, एक ही तो भेजा है। नहीं सर, 13 मैंने नंबर। पूरा आपको भेजा है। हाँ मतलब नहीं, मतलब अपना वो रूब्रिक 13 भेजा ना, 13। रूब्रिकिज्म नहीं सर, ऑर्गेनॉन सीरीज 13। हाँ वही वही वही। 198 सर। 198 जी सर। तो स्टार्ट करें सर। जी सर, आ गए लोग। लगभग लगभग सब लोग आ गए। जी जी जी। ठीक है, तो सस्पेंडेड एनिमेशन किस किस ने किया है कल का टास्क? सर मैंने किया था। जी बताइए। सर और उसमें किसी क्या ने होता है किया हो? कि सर बोले बता। हाँ बताइए। सर उसमें टेम्परेरी सेसेशन होता है वाइटल फंक्शंस का, इस विदाउट हम्म डेथ। हम्म। इसमें क्या मतलब फंक्शन जो होते हैं मोस्टली वाइटल फंक्शन होते हैं वो स्टॉप ही हो जाते हैं सम टाइम के लिए, पर उसमें डेथ नहीं होती पर्सन की। हम्म। पर्सन की डेथ नहीं होती, वो जिंदा रहता है। जी और सर। उसके ऑर्गन्स कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देते हैं। जी सर। उसके जो वाइटल ऑर्गन्स के जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, कुछ देर के लिए स्थगित हो जाते हैं। हाँ सर। सर लगभग वही सेम है कि टेम्परेरी, जैसे कि हम्म ब्रीथिंग हो जाएगा, या जब अपन डूब जाते हैं उस वजह से जो अपनी सांस लेते हैं वो वाला फंक्शन बंद हो जाएगा, या कभी किसी अटैक हो जाए तो जो हार्ट का फंक्शन है, या इस हम्म टाइप का एग्जांपल भी कि जैसे कुछ जो एनिमल्स रहते हैं जो हाइबरनेशन में आते हैं, टोटल विंटर जो स्लीप लेते हैं, तो हम्म। उनमें भी सस्पेंडेड एनिमेशन होता है। जी, ये बहुत ही अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया हाइबरनेशन वाला। हिबरनेशन में जाने के बाद वो जानवर जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स इस सस्पेंडेड एनिमेशन को एज ए फंक्शन यूज करते हैं, एज ए डिफेंस यूज करते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जब आप मतलब जब कोई उनको उनके ऊपर अटैक करता है तो वो इस तरीके से हो जाते हैं जैसे कि वो पूरी तरीके से मर चुके हैं, बट एक्चुअली वो मरे हुए नहीं होते हैं, वो जिंदा होते हैं। यस सर। उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को या अपने फंक्शंस को कुछ देर के लिए रोक सकें और ऐसा इमिटेट कर सकें कि वो मर चुके हैं। हाँ सर ऐसा ही मैंने कुछ सर उसमें देखा था, जैसे वो है ना अपना जो नाटक था एक उसका क्या नाम है, महाराणा प्रताप सर, उसमें था वो जब फाइट लड़ता है तो वो ऐसा लेट जाता है ऐसे मर गया वो, जैसे ही सामने वाला हम्म, अटैक करता है उस पर तो वो तुरंत उस पर अटैक कर देता है। वो सस्पेंडेड एनिमेशन नहीं होगा, वो तो खैर वो जिंदा था वो, मतलब वो नहीं सर वो मरने की एक्टिंग कर रहा है। अपनी जो प्रोसेस है मोस्टली रोक लेता है ना कुछ टाइम के लिए। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो ठीक ही है, तब ये सही एग्जांपल है सस्पेंडेड एनिमेशन का। टिक अभी मूवी बीच में में एक तो नवाजुद्दीन बिल्कुल सांस रोक लेते हैं अपनी टिक मूवी में। परफेक्ट परफेक्ट, वो अपनी सांस रोक लेता है और लोगों को लगता है कि मर चुका है, उसकी पल्स वगैरह सब रुक जाती है ना? यस सर। वो भी सस्पेंडेड एनिमेशन का ही है, उसने अपने आप को प्रैक्टिस करके वैसे बना लिया। तो बेसिकली जहां तक है आप लोगों ने रिसर्च किया है, आप लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर कुछ न कुछ ढूंढा है, और ये आपको हमेशा अब याद रहेगा। तो सस्पेंडेड एनिमेशन जैसे कि आप लोग सब
जैसा कि आप लोग सही से समझे हैं, वो अपने सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को स्थगित कर, कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता दूं। ऐसे कुछ लाइव एग्जांपल्स यहाँ मैंने जो नेट पर देखा है उस एग्जांपल्स को बता रहा हूँ। एक एग्जांपल है जहाँ पर एक बच्चा था, करीब 3-4 साल का बच्चा। वो जो है उसकी हार्ट बीट रुक गई थी और करीब 2 घंटे तक उसकी हार्ट बीट रुकी रही, पर वो कंप्लीटली डेड नहीं था। यानी हार्ट बीट रुकी हुई है लेकिन बाकी के सारे फंक्शंस उसके चल रहे थे। उसको रिससिटेट करके 2 घंटे बाद उसकी हार्ट बीट को वापस लाया गया। एक ऐसी एक एग्जांपल है जिसमें एक करीब करीब 12 साल का या 10 साल का बच्चा था, जो बर्फ से जमी हुई लेक के अंदर डूब गया था और करीब 15 मिनट तक वो उसी के अंदर था। ठीक है, करीब 15 मिनट तक वो उसी समय था। बाद में कुछ लोग आए और उसको वहां से रेस्क्यू किया। उन लोगों ने रेस्क्यू करके उसको किसी सूखी जगह पर ले गए, वहां उसको रिसेसिटेट करके उसको मतलब वापस लाइफ में लाया गया। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जो एक ऐसी केस था जहाँ पर एक आदमी फंस गया था किसी किसी ठंडी जगह में, और वो 26 दिन तक वो था उसी के अंदर। जब उसका बॉडी टेम्परेचर उसका बॉडी टेम्परेचर जो वो है तो वो सर शायद 16 डिग्री। आर्मी में था ना? ये तो इंडिया का एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल्स मैं बाहर सर के दे रहा इंडियन आर्मी में था वो। हूँ जी। एक एग्जांपल इंडियन आर्मी का भी मिलता है। हालांकि उसको बचाया नहीं जा सका था, बाद में उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसने उसका जो बॉडी टेम्परेचर था वो काफी नीचे आ गया था और फिर भी वो सरवाइव कर गया वहां पर। ठीक है, जो इंडियन आर्मी वाला है वो भी, और जो मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ वो भी। 26 दिन तक वो वहीं पर पड़ा था और 26 दिन बाद उसको जब निकाला गया तो भी वो हिबरनेशन मोड में था, यानी उसको रिसेसिटेट करके उसको वापस लाइफ में लाया जा सका। तो ऐसे सस्पेंडेड एनिमेशन आपको कई सारे मिल जाते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग सस्पेंडेड एनिमेशन के बाद। 68, एफोरिज्म नंबर 68। तो एफोरिज्म नंबर 68 में डॉक्टर हनीमन शुरुआत करते हैं कि इन होम्योपैथिक क्योर्स दे शो अस दैट फ्रॉम द अन। इस एफोरिज्म में बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम मेडिसिन देते हैं और वो मेडिसिन कैसे माइन्यूट रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है, और इतना माइन्यूट रिएक्शन होता है कि वो डिजीज स्टेट को भी अल्टर कर सके। इतना माइन्यूट होता है पर वो इतना स्ट्रांग भी होता है कि वो उस डिजीज पावर को ओवर पावर कर सके, और कैसे वो फिर वो क्योर होता है। तो इसका बेसिकली एक समराइज्ड फॉर्म है ये। इन होम्योपैथिक क्योर्स दे शो अस that from the uncommonly small dose of medicine required in this method of treatment, which are just sufficient by similarity of their symptoms to overpower and remove from the sensation of the life principle the similar natural disease। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। हाँ, तो ये तो हमको मालूम है कि क्योर करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं जो सिमिलर होता है। फिर जो सिमिलर भी होगा तो वो बॉडी में जाके एक आर्टिफिशियल सिमिलर डिजीज प्रोड्यूस करेगा, और ये आर्टिफिशियल सिमिलर डिजीज जो होगा वो जस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा उस नेचुरल डिजीज से, जिसको कि वो ओवर पावर कर सके और फिर उसको वो कंप्लीटली रिमूव कर सके। लेकिन उसके बाद क्या होता है? There certainly remains after the destruction of the latter, at first, a certain amount of medicinal disease alone in the organism। अब नेचुरल डिजीज चला गया है लेकिन बॉडी के अंदर फिर भी वो मेडिसिनल डिजीज रह जाता है। There certainly remains after the destruction of the latter, at first, a certain amount of medicinal disease alone in the organism। फिर ये जो डिजीज बच जाता है, जो ये आर्टिफिशियल डिजीज है बॉडी में, जो ये रुक गया है, अब उसका क्या होगा? बट ऑन अकाउंट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइन्यूटनेस ऑफ द डोज, पर क्योंकि जो डोज हमने दिया है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है कि इट इज सो ट्रांजिएंट, ये बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। इट इज सो स्लाइट, बहुत मामूली सी मात्रा में होता है। एंड डिसअपियर्स सो रैपिडली, और ये
बहुत तेजी के साथ डिसअपियर सो रैपिडली ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, खुद ब खुद ये डिसअपियर हो जाता है। यहाँ तक समझा आप लोगों को? यहाँ तक समझा? यस सर। अब क्योंकि ये खुद ब खुद डिसअपियर हो जाता है, that the vital force has no need to employ against this small artificial derangement of its health any more considerable reaction than will suffice to elevate its present state of health up to the healthy point. That is, then will suffice to effect complete recovery, for which, after the extinction of the previous morbid derangement, but little effort is required. एक बार जब ये क्योंकि मेडिसिनल डिजीज अपने आप ही खत्म हो जाता है, तो वाइटल फोर्स को कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। वाइटल फोर्स खुद ब खुद अपने आप को ऐसा एलिवेट कर लेता है कि वो कंप्लीट रिकवरी दे सके, कंप्लीट रिकवरी को फिर वो प्रिजर्व कर सके। पहले मेडिसिन दिया गया, आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट किया गया, जो नेचुरल डिजीज है वो चला गया, लेकिन क्योंकि डोजेज हमारे बहुत छोटे हैं, तो ये जो आर्टिफिशियल डिजीज है जो बच गया है, ये भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो इन सब प्रोसेस में वाइटल फोर्स को कम मेहनत करनी पड़ती है, और कम मेहनत में भी वो ज्यादा फायदा उठा पाता है। इस एफोरिज्म में कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है 68 में? नो सर। 69 वाले पे थोड़ा सा ध्यान देना। जो यहाँ पर सिमिलर के लिए बोला गया है, वैसा ही कुछ 69 में एंटीपैथिक ट्रीटमेंट के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन का को एम्प्लॉय करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या-क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं, तो कैसे क्योर होता है। लेकिन जब एंटीपैथिक इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है? In the antipathic mode of treatment, however, precisely the reverse of this takes place. एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में इसका एकदम उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? जो 68 एफोरिज्म में हमने पढ़ा। 68 एफोरिज्म में वाइटल फोर्स को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। जो आर्टिफिशियल डिजीज है वो तो अपने आप ही चला जाता है, और जो नेचुरल डिजीज है उसको आर्टिफिशियल डिजीज ही खत्म कर देती है। अल्टीमेटली वाइटल फोर्स को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और उसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करना पड़ता कि वो आर्टिफिशियल को डिजीज को निकालने के लिए उसको और ज्यादा तगड़ी मेहनत करनी ऐसा नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर होता ठीक उसका उल्टा है। एंटीपैथिक मोड में एकदम उसका रिवर्स होता है। क्या होता है? इन द एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, however, precisely the reverse of this takes place. The medicinal symptom which the physician opposes to disease symptom, for example, the insensibility and stupefaction caused by opium in its primary action to acute pain. ये एक एग्जांपल दिया उन्होंने। तो जो मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं और जो डिजीज के सिम्टम है वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए एंटी हैं, क्रॉस है दोनों के बीच में। द मेडिसिनल सिम्टम which the physician opposes to the disease symptom is certainly not alien, not allopathic of the latter. There is a manifest relation of the medicinal symptom to the disease symptom. दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। दोनों के अंदर जैसे एलोपैथी में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई रिलेशनशिप नहीं, यहाँ पर दोनों में रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है? इट इज ऑफ द रिवर्स, यानी दोनों के बीच में ऑपोजिट का रिलेशनशिप है। The medicinal symptom which the physician opposes to the disease symptom is certainly not alien, कुछ अलग से बाहर से नहीं आया है। Not allopathic of the latter, ना ही दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा भी नहीं है। There is a manifest relation of the medicinal symptom to the disease symptom, but it is the reverse of what should be. होना चाहिए सिमिलर्स का रिलेशन, बट यहाँ पे ऑपोजिट्स का रिलेशनशिप है। It is here intended that the annihilation of the disease symptom shall be effected. यहाँ पर ऐसा सोच कर ये एंटीपैथिक ट्रीटमेंट किया जाता है कि डिजीज का एनिलेशन होगा, डिजीज कंप्लीटली निकाल दिया जाएगा। इट इज हियर इंटेंडेड, ऐसा मन में विश्वास रख के ये काम किया जाता है, एंटीपैथिक ट्रीटमेंट किया जाता है। इट इज हियर इंटेंडेड दैट
the annihilation of the disease symptom shall be effected by an opposite medicinal symptom. opposite medicines का यूज करके क्योर किया जाएगा, ऐसा इस विश्वास के साथ या इस अंदेशे के साथ ही काम किया जाता है, इस इरादे के साथ ही काम किया जाता है, which is nevertheless impossible, जबकि ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, आगे वो बताते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिएगा। नो डाउट, स्लाइड नंबर 200 ले लीजिएगा सर। No doubt, the antipathically chosen medicine touches precisely the same diseased point in the organism as the homeopathic medicine chosen on account of the similar affection it produces. No doubt, the antipathically chosen medicine, इस लाइन को समझना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। No doubt, the antipathically chosen medicine touches precisely the same disease points in the organism as homeopathic medicine chosen on account of the similar affection it produces. एंटीपैथिक मेडिसिन को जब हम चुनते हैं तो वो भी उन्हीं पॉइंट्स को जाकर टच करते हैं, जिन पॉइंट्स को होम्योपैथिक मेडिसिन ने किया होता अगर उस केस में दिया जाता तो। बट पर डिफरेंस क्या हो जाता है दोनों में, बट द फॉर्मर कवर्स द ऑपोजिट सिम्टम ऑफ द डिजीज। पर ये जो एंटीपैथिक मेडिसिन है ये ऑपोजिट सिम्टम्स को कवर करता है and makes it unobservable to our life principle for a short time only। इसलिए हमारा जो लाइफ प्रिंसिपल है, इसलिए हमारा जो वाइटल फोर्स है वो बहुत थोड़े समय के लिए ही वो उसको रिलीफ दे पाता है। It makes it unobservable to our life principle for a short time only, so that in the first period of the action of the antagonistic palliative, मतलब primary action, so that in the first period of the action of the antagonistic palliative, the vital force perceives nothing disagreeable from either of the two। उसको पता नहीं लगता कि either of the two यानी ना तो डिजीज से ना ही मेडिसिनल सिम्टम से, उसको दोनों में फर्क समझ में नहीं आता। वाइटल फोर्स परसीव्स नथिंग डिसएग्रीएबल फ्रॉम आइदर ऑफ द टू, इसलिए कुछ क्षणों के लिए वो रिलीफ दे देता है। As they seem both to have mutually removed and dynamically neutralized and one another as it were, for example the stupefying power of opium does this to pain। तो जैसे कि वो पेन को जाके एक तरीके से पेन को कंप्लीटली रिलीफ कर देता है, तो पर ये रिलीफ कुछ देर के लिए होता है। उसके बाद स्लाइड नंबर 201 ले लीजिए। उसके बाद in the first minutes the vital force feels quite well। कुछ देर के लिए vital force को बड़ा अच्छा लगता है and perceives neither the stupefaction of the opium nor the pain of the disease। अब ना तो पेन के बारे में उसको फील हो रहा है, ना ही वो स्टूपिफैक्शन जो उसको बेहोशी या मूर्छा आ जाती है, ना ही उसके बारे में वो फील कर पा रहा है। But as the antagonistic medicinal symptom cannot occupy the place of the morbid derangement present in the organism, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट वाली बात है तो ये एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाता जिन पॉइंट्स को होम्योपैथिक मेडिसिन कर पाती। बट एज द एंटागोनिस्टिक मेडिसिनल सिम्टम cannot occupy the place of the morbid derangement present in the organism in the sensation of the life principle as a similar stronger disease, and cannot therefore like homeopathic medicine affect the vital force with a similar artificial disease so as to be able to step into the place of the original natural morbid derangement। क्योंकि इनके बीच सिमिलैरिटी नहीं होती तो ये जो ऑपोजिट सिम्टम्स होते हैं ये डिजीज को रिप्लेस नहीं कर पाते, क्योंकि ये उसके ऑपोजिट प्लेस में जाकर बैठ जाते हैं। ये जहां पर डिजीज बैठा हुआ है, जैसे मान लो अगर कोई कुर्सी है, किसी कुर्सी पर हम बैठे हैं, अगर किसी को हमारी कुर्सी पर आकर बैठना है तो पहले वो हमारी कुर्सी पर आकर अगर हम उसको बैठना है तो पहले उसको हमको वहां से उठाना होगा, तभी वो उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर पाएगा। लेकिन एंटीपैथी में वो ये चीज नहीं कर पाता, वो उन प्लेसेस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता जहां पर
जहाँ पर नेचुरल डिजीज मौजूद है, क्योंकि वो उन प्लेसेस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, तो क्या होता है, वो उसको रिप्लेस भी नहीं कर पाता. Like homeopathic medicine, affect the vital force with a similar artificial disease, so as to be able to step into the place of the natural morbid derangement. तो जहाँ पर नेचुरल डिजीज है, उस जगह पर ये लोग नहीं पहुंच पाते, उस जगह को वो लोग नेचुरल डिजीज से रिप्लेस नहीं कर पाते. द पैलिएटिव मेडिसिन एज अ थिंग totally differing from and the opposite of the disease derangement leave the latter uneradicated. इस वजह से वो उसको इरेडिकेट नहीं कर पाता. It renders it, as before said, by semblance of dynamic neutralization. सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि न्यूट्रलाइज हो चुका है. At first unfelt by the vital force. शुरुआत में वाइटल फोर्स को बिल्कुल महसूस नहीं होता. But like every medicinal disease, it is soon spontaneously extinguished and not only leaves the disease behind just as it was. अब क्योंकि वो भी मेडिसिन का इफेक्ट था, तो जैसे ही वो मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होगा, it is soon spontaneously extinguished and not only leaves the disease behind just as it was. जैसा पहले था, डिजीज को वैसे के वैसे ही छोड़ के वो निकल जाता है. बट सिर्फ इतना ही नहीं करता, बट होता क्या है, बट कंपेल्स द वाइटल फोर्स को इतना मजबूर कर देता है वो टू प्रोड्यूस ऑपोजिट कंडीशन, कि वो एक एग्जैक्टली ऑपोजिट स्टेट बनाए, ताकि वो इस मेडिसिनल डिजीज से निजात पा सके, या वो जो ओरिजिनल डिजीज है उससे भी वो निजात पा सके. टू प्रोड्यूस एन ऑपोजिट कंडीशन टू दिस पैलिएटिव मेडिसिन, द रिवर्स ऑफ द मेडिसिनल एक्शन. अब इसकी वजह से क्या परिणाम होते हैं इसके? Consequently, the analog of the still present undestroyed natural morbid derangement, which is necessarily strengthened and increased. इसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल डिजीज तो वहां पर है ही है, और मेडिसिन का एग्जैक्ट ऑपोजिट कंडीशन आ गया है. इसका मतलब दोनों साथ में मिलके वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और जो डिजीज होता है वो और ज्यादा एग्रेवेटेड हो जाता है. इज नेसेसरली स्ट्रेंथेंड एंड इंक्रीज्ड बाय दिस एडिशन produced by the vital force. Next slide ले लीजिए, 202. The disease symptom. अब क्या होता है? The disease symptom consequently becomes worse after the term of action of the palliative has expired. इसीलिए जो डिजीजेस होते हैं, एंटीपैथिक मेडिसिन का टर्म एक्सपायर होने के बाद जब उनका एक्शन खत्म हो जाता है, तो वाइटल फोर्स के सीवियर रिएक्शन की वजह से ये और ज्यादा वर्स हो जाते हैं. डिजीज सिम्टम कॉन्सिक्वेंटली बिकम्स वर्स. जो डिजीज होता है वो और ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है आफ्टर द टर्म, यानी आफ्टर द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ पैलिएटिव एक्सपायर्ड. एक बार मेडिसिन का एक्शन खत्म हो गया, तो डिजीज के सिम्टम्स भी और ज्यादा बेकार हो जाते हैं, और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं. वर्स इन प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डोज ऑफ द पैलिएटिव. जितना अधिक डोज होगा, उसके प्रपोर्शन में उतना ही ज्यादा वर्स वो डिजीज भी हो जाएगा. यहां तक समझा आप लोगों को? कोई डाउट है यहां तक? नो सर. अब लास्ट में वो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. Accordingly, to keep the same example, the larger dose of opium given to allay the pain, जितना ज्यादा डोज पेन को कम करने के लिए दिया जाएगा, so much the more dose the pain increases, so much more does the pain increases beyond its original intensity as soon as the opium has exhausted its action. जैसी ओपियम का एक्शन खत्म होगा, तो जितना ज्यादा डोज होगा ओपियम का, वो पेन भी उसी के अनुपात में और ज्यादा बढ़ जाएगा. समझा ये एग्जाम्पल? यस सर, समझ गए. यस सर. अब इसमें 3 फुटनोट है, फुटनोट 68, 69 और 70. तो हम इस 68 पे पहले हम पढ़ लेते हैं. इन द लिविंग ह्यूमन बीइंग, a permanent neutralization of contrary or antagonistic sensation can take place, as happens with substances of opposite qualities. The chemical laboratories where, for such instance,
ये एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैरी सिम्पटम्स का साथ-साथ में न्यूट्रलाइजेशन होता रहता है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? न्यूट्रल मतलब क्या होता है? न्यूट्रल मतलब क्या होता है? जिसमें सर कोई भी एक्शन ना हो। जिसमें कोई एक्शन ना हो, यानी वो एक दूसरे के एक्शन को काटने का काम करते रहते हैं, ठीक है ना? इन द लिविंग ह्यूमन बीइंग नो परमानेंट न्यूट्रलाइजेशन, यानी इस तरीके का कोई परमानेंट न्यूट्रलाइजेशन हो नहीं सकता। इन द लिविंग ह्यूमन बीइंग no permanent neutralization of contrary or antagonistic sensation can take place। जो भी ऑपोजिट होगा उसका कभी भी परमानेंट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है? क्यों नहीं हो सकता? As happens with substances of opposite qualities in the chemical laboratory। अब यहाँ पर वो केमिकल लेबोरेटरी का एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास करें कि जैसे फॉर इंस्टेंस सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटैश, सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटैश दोनों ऑपोजिट हैं। sulfuric acid and potash unite to form a perfectly different substance। जब दोनों को मिक्स किया जाएगा तो दोनों एक नया सब्सटेंस ही बन जाते हैं, a neutral salt which is now no longer either acid or alkali and is not even decomposed by heat, ठीक है? Such amalgamations and thorough combinations to form something permanently neutral and indifferent do not, as has been said, ever take place with respect to dynamic impressions of antagonistic nature in our scientific apparatus। तो जैसे यहाँ पर ये न्यूट्रल हो गया है, वैसा बॉडी के अंदर नहीं होता। Only a semblance of neutralization and mutual remover occurs in such cases at first, but the antagonistic sensations do not permanently remove one another। शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये खत्म हो गया है, जैसे ओपियम लेने के बाद पेन खत्म हो गया, ऐसा लगता है, लेकिन वो कभी भी जाता नहीं है, वो वहीं रहता है। तो एक एग्जांपल ये देते हैं, द टीयर्स ऑफ द मोर्नर। मोर्नर का मतलब जो गमगीन हो, जो शोक मना रहा हो। द टीयर्स ऑफ द, अगर कोई शोक में हो, कोई दुखी हो और आप उसको कोई जोक सुनाए या कोई ऐसा कॉमेडी इंसिडेंट्स वहां हो जाए, द टीयर्स ऑफ द मोर्नर विल बी ड्राइड फॉर बट अ शॉर्ट टाइम। उसको आप थोड़ी देर के लिए हंसा सकते हैं, कोई जोक सुनाकर, कोई एक्टिविटी करके, लेकिन ये जो जोक है, दिस विल बी सून फॉरगॉटन, ये थोड़ी देर में चला जाएगा। एंड हिज टीयर्स देन फ्लो स्टिल मोर abundantly देन बिफोर। उसकी आंख से जो आंसू आना रहेगा, उसका जो दुख होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट है यहाँ पे? नो डाउट सर। यहाँ पर मैं इसी एग्जाम्पल को लेके एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही सरिता है हमारे साथ, सरिता है अभी? नहीं है। तो कुछ दिनों पहले सरिता जी ने, जिनको मैंने एक मेडिसिन कहा था लेने के लिए, किसी दूसरे उनके किसी कोई रिलेटिव था जिसके लिए मैंने वो मेडिसिन बताई थी, तो वो मेडिसिन थी बराइटा सल्फ। तो किसी ने उनको एडवाइस किया, तो वहाँ के किसी डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया, बराइटा सल्फ उनको वहाँ लोकल में मिल नहीं रही थी, तो उनको किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया कि यहाँ पर तो मतलब ऐसा अगर ये मेडिसिन नहीं मिलेगी तो ये तो होम्योपैथी में बहुत आसान है, बराइटा काव ले लिया और सल्फर ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया एक साथ मेडिसिन में, तो हो गया बराइटा सल्फ। ये बहुत ही रॉन्ग है ये मेथड। जैसा एग्जाम्पल आप इसके अंदर ही देख सकते हैं, डॉक्टर हनेमन ने जो एग्जाम्पल दिया है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम को मिलाया जाएगा तो वो एक अलग ही कॉम्बिनेशन बन जाता है, वो एक नया सब्सटेंस ही तैयार हो जाता है। तो जो भी प्रूविंग हुई है, जब अगर बराइटा सल्फ की प्रूविंग हुई है, तो बराइटा और सल्फर अलग अलग नहीं खिलाया गया, बल्कि उनको कंबाइन करके एक साथ पोटेंटाइज करके तब उनको खिलाया गया और उनके उसकी प्रॉपर ड्रग प्रूविंग हुई है।
तो जब हम किसी दो चीजों को ऐसे मिक्स करके देखते हैं, या अगर हमको कोई मेडिसिन नहीं मिल रही, तो ये जो लॉजिक होता है इस तरीके का कि चलो अगर मुझे काली आयोड नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा काली काब ले लिया, थोड़ा सा आयोडम ले लिया। मुझे 200 पोटेंसी में चाहिए तो 200 में काली ले लिया, काली काब ले लिया, 200 में आयोड लिया, और एक ही साथ दोनों को मिक्स कर दिया तो वो काली आयोड बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई इस तरीके का आपको सजेशन देता है तो वो बहुत ही गलत सजेशन होता है, ये मत करिएगा, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा आपको पता नहीं। ये कोई ऐसे धनिया मिर्चा नहीं मिक्स कर रहे हैं कि मिक्स करेंगे तो भी उसके अंदर धनिया और मिर्चे का ही स्वाद रहेगा। वो कंप्लीटली एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, एक नया, उसके अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है वो भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि दोनों ही डायनेमिक फॉर्म में है। आगे बढ़े हम लोग। तो फुटनोट नंबर 69 हम लोग देखते हैं। फुटनोट नंबर 69 में बताते हैं, प्लेन एज दिस प्रोपोजिशन इज, it has been misunderstood, and in opposition to it, some have asserted that palliative in its secondary action would then be similar to the disease present, must be capable of curing just as well as a homeopathic medicine does by its primary action. तो ऐसा भी लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं कि अगर पैलेटिव का जो सेकेंडरी एक्शन होगा वो उसमें वो क्योर कर देगा, बट दे डिड नॉट रिफ्लेक्ट दैट सेकेंडरी एक्शन इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिन। लोगों को लगता है कि मेडिसिन सेकेंडरी एक्शन में क्योर करेगी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो सेकेंडरी एक्शन है, इट इज नॉट द एक्शन ऑफ मेडिसिन, इट इज एक्चुअली एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। प्राइमरी एक्शन एक्शन ऑफ मेडिसिन होता है, जबकि सेकेंडरी एक्शन ये वाइटल फोर्स का रिएक्शन होता है उस प्राइमरी एक्शन के खिलाफ। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ रहा है? आप लोग रिलेट कर पा रहे हो जो हमने अभी तक पढ़ा है? But they did not reflect the secondary action is not the product of medicine, but invariably of the antagonistically acting vital force of the organism. That therefore, the secondary action resulting from the vital force on the employment of palliatives is a state similar to the symptoms of the disease, which the palliative left uneradicated, and which the reaction of the vital force against the palliative consequently increased still more। और इसकी वजह से, क्योंकि ये वाइटल फोर्स का एक्शन है, तो जितना उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ वो प्रतिकार करेगा, उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ वो एक ऑपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। फुटनोट नंबर 70 में यहाँ पर फिर से वो एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे जो ये एंटीपैथी होता है वो कैसे और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक कॉमन एग्जांपल है, जब हम कहीं किसी रोशनी वाले प्लेस में रहते हैं, सपोज करो अचानक से अगर जब लाइट चली जाती है, तो जितना हमको दिखाई दे रहा होता है उससे कहीं ज्यादा घना अंधेरा हो जाता है अगर अचानक लाइट चली जाती है तो। ये देखा है आप लोगों ने? ये नॉर्मल फिजियोलॉजी भी है, हमारा जो प्यूपिल है वो रिएक्ट होने के लिए काफी समय लेता है, ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। यह सर ऑब्जर्व है। एज वेन इन डार्क डजन, सपोज कोई डजन का मतलब हो गया कोई एक प्रिजन, कोई जेल में अगर कोई कैदी है, एज वेन इन अ डार्क डजन वेयर द प्रिजनर could with difficulty recognize objects close to him, वो अपने आसपास अंधेरे में अपने आसपास रखी हुई चीजों को बहुत आसानी से वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है। अल्कोहल इज सडनली लाइटेड, अल्कोहल माने दिया जलाया गया, अल्कोहल इज सडनली लाइटेड, everything is instantly illuminated in a most consolatory manner, और जैसे ही लाइट जलाते हैं तो उसको और ज्यादा साफ दिखाई देने लगता है। कंसोलेटरी मैनर टू अ अनहैप्पी wretch, but when it is extinguished, और जैसे ही वो दिया बुझ जाता है, the brighter the flame, जितना ज्यादा वो ज्यादा ब्राइट था उतना ही ज्यादा अंधकार वहां छा जाता है। Previously the blacker is the night which now envelops him and renders everything him much more difficult to be seen than before, पहले से ज्यादा अंधकार उसको महसूस होने लगता है, और पहले जो अंधेरे में थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा था अब बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, अब वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है।
यहाँ तक समझा आप लोगों को? कोई डाउट है यहाँ तक? इसके बाद हम अभी तक हमने जो है एफोरिज्म नंबर 1 से लेके अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ये उसका समरी है एफोरिज्म नंबर 70 में।